हेलो तो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हम मॉडर्निस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनको समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, और हमारी जो ये सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर देने का प्रयास करना है। इससे क्या है, आपकी मेमोरी क्षमता बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को सिर्फ देख रहे हो, देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है उसको देने का प्रयास करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको आंसर देना है। कोशिश ये करनी है कि आप आंसर 5 सेकंड में देने का प्रयास करें। जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनका आंसर आप जितना जल्दी देने का प्रयास करोगे, आपकी मेमोरी क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो था लिटल, और इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपको पता करना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसको ध्यान में रखना है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक अग्रनीति अपनाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाना और रूस के विस्तार को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी? तो वो कौन था, वो आपको बताना है। कोशिश करनी है कि आप भी मेरे साथ आंसर दो। जब मैं आंसर आपको नहीं बताऊं उससे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग, और मेरे साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता सुनिश्चित की, जिससे ब्रिटिश सत्ता मजबूत बनी रही थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ऐसे ही एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। चारों ऑप्शन को शांत दिमाग से पढ़ना है और सोचना है। भी आपके माइंड में फर्स्ट ऑप्शन आता है वही आपका आंसर होता है। तो वो था डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न चल रहे हैं क्वेश्चंस के, तो वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सारे एग्जाम, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चंस को इसी तरीके से सोचना है। अब इस क्वेश्चन को आप देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे को पता है नहीं है। तो आपको दिमाग यहाँ लगाना है, पहले क्वेश्चंस को नहीं देखना है। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें देखना है आपको कि वो ऑप्शन कौन सा है जो सब में कॉमन है, ये आपको नोटिस करनी है। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। यदि आपको पता लग जाए कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है, सही है, तो आपका आंसर सीधा आ सकता है। ये हम ट्राई करके देखते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है कि लागू हुई थी। अब और कॉमन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी है और इसमें भी है, और ऑप्शन नंबर 2 भी सब में कॉमन है। अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो रॉन्ग हो, जो गलत हो। यदि आपने वो गलत ऑप्शन ढूंढ लिया तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। अब आपको अच्छे से पता है कि पुलिस बल स्थापित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत होगा। तो इसकी वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपको सेकंड का आना निहाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने एलिमिनेशन टेक्निक अपनाई। आपको तीनों में से एक का पता लग जाए कि ये गलत ऑप्शन है, तो आपका आंसर सीधे आपके सामने होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है कि निकलने का, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, और ऑप्शन 3 भी हमारा सही होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और वही सेम क्वेश्चन आपके सामने है, वही ऑप्शन आपको देखने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1853
के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। तो आपको पता होगा कि 1853 का नहीं था, वो 1813 का एक्ट था। तो अब आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, तो इससे आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन बचे, ये और ये। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। आपको पता है कि 1858 एक्ट के माध्यम से ही ये हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन यहां से देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत क्यों है। क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त किया, न कि 1853 के एक्ट ने। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के साथ उसके बारे में सोचना है कि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बच्चों? वो था लॉर्ड कैनिंग था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान हुआ था। अब ये डेट आपको याद करनी है कि कब हुआ था। 1857 के दौरान हुआ था, क्योंकि फैक्ट के तौर पे डेट पूछ ले तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो वो था अवध का शासक हटा दिया गया था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको देख लेते हैं कि ब्रिटिश ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में इसको नाम पूछ लिया जाता है, को हटाया था और अवध पर कब्जा कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको पढ़ना है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस बात को आपको याद रखना है। कब थे? 1773 के अंतर्गत थे। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के सिर्फ गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। तो ये ऑप्शन गलत होगा, तो ये हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता है। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से देख लेना है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रत्यावधिबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पता होगा, इसका आंसर आपको पता होगा। तो वो कौन है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत की सिविल सेवा की स्थापना करी थी, जिसको आईसीएस के नाम से जाना गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो वो राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहां से देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान के भाग 4, इसमें भाग 4 में डीपीएसपी है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। नीति निर्देशक तत्व राज्य को शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है, बताइए। सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखना है और वो जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे फॉलो करना है कि कॉमन देखना है। इसमें ये कॉमन है, फर्स्ट सब में कॉमन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना ये था 1909 का मार्लेमेंटो सुधार के अंतर्गत, ना कि 1919 का शासन अधिनियम के अंतर्गत था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग होगा, इसकी वजह से ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? अब
तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त, इसको ध्यान में रखना है कि ये दो होते हैं, स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी बंदोबस्त, तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। प्रारंभ किए जाने से संबंधित कौन थे रेतवाड़ी के संबंध में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये ऑप्शन गलत है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। अलेक्जेंडर रीड ये राइट आंसर है, और थॉमस मुनरो भी उसमें थे। अब जब आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग है, आपको ये ढूंढना है कि गलत कौन सा है। अब ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए है, इसमें है और इसमें है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रेतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित थे, स्थायी बंदोबस्त से। अभी मैंने आपको बताया, इसका भी आपको ध्यान रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था का प्रहार के लिए, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए, और ऑप्शन डी है मद्रास की रेतवाड़ी व्यवस्था के लिए है। तो आपको इसका आंसर देना है, तो हमारा आंसर होगा बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट 1793 के लिए जाना जाता है, जो जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। आपने पीवाईक्यू एग्जाम के सोल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था माउंटबेटन। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। इन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं। आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। इस डेट को आपको याद करना है, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। उसमें किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था, तो यह आपको अच्छे से पता होगा वो चार्टर एक्ट कौन सा था, 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय और व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1853 वाला समझ लेते हैं और उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। आपको जब आप पढ़ाई करो तो बारीकियों का ध्यान रखना कि मिस्टेक कहाँ हो सकती है। आपको लगता है कि मेरे से यहाँ गलती हो सकती है, उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए, लिखने के बाद उसको बार बार देखिए कि मैं यहाँ गलती करता हूँ, ऐसे ही आपकी गलतियों में सुधार होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, तो वो था एक नियामक अधिनियम था। इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक नियामक अधिनियम था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण स्थापित किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया था, तो इसको यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने का, आपको
प्रयास करना है कि इसका आंसर आप देते हो या नहीं देते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार पढ़ा है। और इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ क्या पूछ रहा, घटी थी नहीं पूछ रहा, नहीं घटी थी। उम्मीद आप सबने आंसर दिया होगा। तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्योंकि इसका गठन 1885 में हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो वो है कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया, जो जमींदारों को भूमि राजस्व का स्थायी अधिकार प्रदान करता है। ये क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पहले भी देख लिया था कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो वो होता लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद कौन बने थे जो भारत के थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, के बाद सी राजगोपालाचारी बने थे, जो इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम भारतीय थे। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो वो था नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से हम देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। कंपनी के सिविल, सैन्य एवं राजस्व मामलों की निगरानी करते थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो वो था पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के तहत की गई थी। इसको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था बच्चों? तो भारत का प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वाइसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थायी स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है। तो रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे। ऐसे जब आप क्वेश्चन करते हो तो चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है। आपको इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ाई करनी है। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन सब क्वेश्चंस को आपको याद करने का प्रयास करना है। इनको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना है कि कब चलाया गया था। इस डेट को आपको याद रखना है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और कोशिश आपको भी करनी है कि आंसर आप दे पाओ। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का प्रयास करो कि ये क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। तो किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इस क्वेश्चन को आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा भी होगा। तो वो थे लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिसके तहत यदि रियासत का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी न हो तो राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो आपने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो वो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रखी गई है। तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल की मृत्यु 1805 में हुई थी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी कब्र वहीं स्थित है, गंगा नदी के किनारे। गवर्नर जनरलों में कौन एक तरत्यांगल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो उसका आंसर आपको देना है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि तरत्यांगल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लड़ा गया। उन्होंने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? वो था 1789 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा होता? तो वो था कुप्रशासन के कारण हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो वो था लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल काल में बिछाई गई थी। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने प्रारंभ की थी। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरा उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं कि 1858 की महारानी विक्टोरिया, कौन थी उस समय महारानी? महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया, जिससे डलहौजी की हड़प नीति के तहत समाप्त कर दिया गया था। अब यह भी आपको याद रखना कि किसकी नीति के तहत समाप्त कर दिया गया था? डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत उसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो वो थे जीके गोखले ने की थी। हमारा कि भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कि रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया तो आप सबको पता है 1773। क्वेश्चन हमारा कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कब किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यू लगा के ही चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। क्वेश्चन हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी। तो वो बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर वो बनी थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था। तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देख लिया हुआ है। साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट था शैक्षणिक सुधार, ये सही है। रेल मार्गों का निर्माण, तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, ये भी बात सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये भी बात सही है। अब 4 ऑप्शन नंबर डी, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, तो वो इतना अच्छा काम उन्होंने नहीं किया था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था। तो उसने क्या माना था? अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि 1756 में ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम के किलेबंदी को सिराजुद्दौला ने अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना क्योंकि यह उनकी अनुमति के बिना था। इससे बढ़कर उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया। तो इस एक्सप्लेनेशन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये डेट आपको ध्यान में रखती है और आप सबको इनकी प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम इनको देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। आप जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे क्वेश्चन के साथ, आप टेस्ट लगा के क्विज लगा के छोड़ दोगे तो आपको टेस्ट लगाने का क्विज लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि मैंने कौन सी गलतियां की है और मुझे कहाँ सुधार की जरूरत है।